हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप लोग ठीक हैं। एंड हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। हमने स्पेसिफिसिटी कांस्टेंट को डिस्कस किया था। जो हमारे पास कैटालिटिक कांस्टेंट है वो हमने ड्राइव किया था बी मैक्स के एम, इन सबको सेपरेटली कवर किया था, राइट। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो आपको हम पता ही है कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन जो है वो हमने यहाँ से ऐसे ड्राइव किया था, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज फाइनली जो स्टार्ट करते हैं एंजाइम इनहिबिशन, जो आप सब लोग भी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप मान करके चलिए कि क्वेश्चन आता ही है एंजाइम इनहिबिशन से, या तो वो कॉम्पिटिटिव अनकॉम्पिटिटिव, अभी आप समझेंगे कि क्या होते हैं। सभी जो हैं इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ केयरफुली सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। देखिए, एंजाइम इनहिबिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन और दूसरा है रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या डिफरेंस है, देखिए हम पहले आपको बताते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो अगर हम रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात करते हैं तो रिवर्सिबल इनहिबिशन में हम 3 पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। एक तो होता है हमारे पास बाइंडिंग, डिसोसिएशन एंड रिवर्सिबिलिटी। देखिए, बाइंडिंग का मतलब क्या हुआ कि इनहिबिटर बाइंड्स टाइटली टू द एंजाइम। अगर हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन की बात कर रहे हैं तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब है कि अगर हम बाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो इनहिबिटर बाइंड्स टाइटली टू द एंजाइम। अगर कोई इनहिबिटर है तो वो एंजाइम से टाइटली बाइंड करना चाहिए, जिससे कि वो उसकी बाइंडिंग जो हो वो इरिवर्सिबल हो सके, क्योंकि हम इरिवर्सिबल इनहिबिशन की बात कर रहे हैं। आइदर कोवलेंटली बाइंड कर सकता है या फिर नॉन कोवलेंटली, ठीक है। अगर सेकंड पैरामीटर को हम कंसिडर करें डिसोसिएशन, अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो डिसोसिएशन में इनहिबिटर डिसोसिएट वेरी स्लोली फ्रॉम द एंजाइम। देखिए, अगर इरिवर्सिबल, आप लॉजिकली भी सोचिए, अगर हम इरिवर्सिबल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डिसोसिएशन बहुत स्लोली हो, यानी कि एंजाइम के और इनहिबिटर की जो बाइंडिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, है ना। थर्ड जो पैरामीटर होता है वो हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी इज परमानेंटेड इनहिबिटेड। अगर इरिवर्सिबल ही कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि फिर तो रिवर्सिबिलिटी वहाँ पर प्रेजेंट होनी ही नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो परमानेंट इनहिबिटेड होनी चाहिए। जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसे परमानेंटली इनहिबिटेड कर दे। तो ये 3 पैरामीटर्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन में। अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए। इनहिबिशन का होता है एंजाइम जो होता है वो होता है हमारे पास ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टिडेज, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टिडेज। ये एंजाइम होता है, राइट। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आता है। सेकंड जो एग्जांपल होता है एस्पिरिन एंड एसिटाइलेटिंग एजेंट। ये एसिटाइलेटिंग एजेंट है जो कोवलेंट एडिशन करता है एसिटाइल ग्रुप का सीरीन रेजिड्यू। सेकंड हमारे पास एग्जांपल आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या होता है, एन एसिटाइलेटिंग एजेंट है। एसिटाइलेटिंग एजेंट का मतलब एंजाइम कौन सा है, हमारे पास एंजाइम होता है साइक्लोऑक्सीजनेज, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड सिंथेज। तो जो एस्पिरिन है वो क्या करता है, कोवलेंट एडिशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप, जो एसिटाइल ग्रुप है उसका कोवलेंट एडिशन कर देता है सीरीन रेजिड्यू में। तो क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो परमानेंटली इनहिबिटेड हो जाती है। देखिए, अगर हम रिवर्सिबल इनहिबिशन की बात कर रहे हैं तो बाइंडिंग हमारे पास कैसी होनी चाहिए, नॉन कोवलेंटली, जिससे कि वो जो उसकी एक्टिविटी है वो वापस से यानी कि रिवर्स हो जाए, है ना। तो बाइंडिंग जो है वो नॉन कोवलेंटली एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड नहीं होनी चाहिए। अगर हम डिसोसिएशन की बात करें तो डिसोसिएशन वेरी रैपिडली फ्रॉम द एंजाइम, ठीक। तो एंजाइम का जो डिसोसिएशन है, इनहिबिटर का जो डिसोसिएशन है एंजाइम के साथ, वो बहुत रैपिडली होना चाहिए। अगर थर्ड पैरामीटर की बात करें रिवर्सिबिलिटी, तो रिवर्सिबिलिटी जो है वो रिवर्स्ड, यानी कि एक्टिविटी रिवर्स्ड होनी चाहिए। जो बाइंडिंग है इनहिबिटर की वो टेम्पररी होती है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एंजाइम जो है वो इनहिबिटर बाइंड करता है एंजाइम से, तो वो उस टेम्पररीली बाइंड करे और एक्टिविटी जो है वो रिवर्स्ड हो सके। तो हम ये रिवर्सिबल इनहिबिशन में 3 पैरामीटर को डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब जो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिशन है वो उसके कितने टाइप होते हैं। तो देखिए, ये आपने पढ़ा होगा 3 जो कॉमन टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिशन की, उन्हें हम स्टडी करते हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अनकॉम्पिटिटिव या फिर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और जो हमारे पास मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आता है उसमें हम एक तो स्टडी करते हैं प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव। और जो सेकंड होता है हमारे पास वो होता है मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक। तो हम अब एक एक करके डिस्कस करते हैं।
देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है, देखिए केयरफुली सुनिएगा प्लीज़। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, यहाँ पर जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है उसमें क्या होता है, देखिए हमारे पास एंजाइम है, ठीक। तो जो इनिबिटर है, हम जो इनिबिटर बाइंड करेगा वो एंजाइम की, देखिए पहले हमारे पास आप सिंपल समझिए कि हम एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट की बाइंडिंग दिखाते हैं। ये मान लीजिए एंजाइम है और यहाँ पर प्रेजेंट उसकी एक्टिव साइट है, या फिर हम उसे बोल सकते हैं एक्टिव साइट, हम एस बी साइट मीन्स सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एंजाइम बाइंड करता है, या आप यहाँ पर समझिए, देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक एंजाइम है, ठीक। ये उसकी यहाँ पर एक्टिव साइट प्रेजेंट है जिसे हम एक्टिव साइट बोल रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एंजाइम, हमारे पास सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट ने मान लीजिए यहाँ पर आकर बाइंड किया, हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर फाइनली ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक। ये हमारे पास रिएक्शन होती है। अब अगर हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, ये हमारे पास यहाँ पर इनिबिटर है, ठीक। अब तो हम ये कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में जो इनिबिटर है ये कहाँ पर बाइंड करता है, ये यहीं बाइंड करता है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है। देखिए ये पॉइंट प्लीज़ याद रखिएगा, ये आपको ग्राफ में भी हेल्प करेगा। जो इनिबिटर है वो कहाँ बाइंड कर रहा है, तो इनिबिटर वहीं पर बाइंड कर रहा है जहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड करता है, यानी कि इनिबिटर एक्टिव साइट पर, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पर ही बाइंड करता है। तो इनिबिटर जो है वो भी बाइंड करेगा यहाँ पर जहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है ना। तो अब देखिए आप लॉजिकली सोचिए, अगर इनिबिटर वहीं बाइंड कर रहा है जहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है, यानी कि सेम एक्ट साइट पर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में कंपटीशन होगा। मान लीजिए अगर एक सिस्टम में यहाँ पर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर इनिबिटर भी हैं, तो यहाँ पर अब बाइंडिंग के लिए यहाँ पर कंपटीशन होगा, तो इसलिए हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। और इसमें देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनिबिटर का अगर एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर इनिबिटर बाइंड कर रहा है एक्टिव साइट के साथ, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इनिबिटर है तो उसकी जो सबस्ट्रेट है उसके साथ कुछ स्ट्रक्चरल होमोलॉजी होगी, है ना, तभी तो वो सेम एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम की एक्टिव साइट पर ही इनिबिटर बाइंड करता है। तो इफ़ सबस्ट्रेट बाइंड विद एंजाइम, तो देखिए यहाँ पर एक क्या हमारे पास सिचुएशन आएगी कि अगर सबस्ट्रेट ने बाइंड किया तो इनिबिटर बाइंड नहीं कर पाएगा, और अगर इनिबिटर ने बाइंड कर लिया तो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों की सेम साइट है, ठीक है। तो इनिबिटर बाइंड सेम साइट ऑफ सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर देखिए बाइंड्स टू, अब अगर हम इनिबिटर की बात करें तो इनिबिटर किससे बाइंड कर सकता है, जो फ्री एंजाइम्स हैं उनसे बाइंड करेगा, क्योंकि भाई देखो जब एक एक्टिव साइट हमारी सेम है एंजाइम की, तो अगर इनिबिटर बाइंड करेगा तो वो तो फ्री एंजाइम से ही बाइंड करेगा, जो जिससे कि उसकी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई सबस्ट्रेट के साथ ऑक्यूपाई ना हो, ठीक। अब दूसरा स्ट्रक्चरल रिजेंबल, जो हमने आपको बताया कि कुछ तो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी होगी सबस्ट्रेट के साथ इनिबिटर की, तभी वो सेम एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा है, कंपीट करेगा सबस्ट्रेट के साथ, है ना, फ्री एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट के साथ जो है वो कंपीट करेगा, ठीक है। अब अगर हम डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं कि किस पर डिपेंड करती है जो डिग्री ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इनिबिटर, देखिए कंसंट्रेशन ऑफ इनिबिटर सबस्ट्रेट, तो ये देखिए अगर हम बात करें कंसंट्रेशन की, तो कंसंट्रेशन भी मैटर करेगी, डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ इनिबिशन, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की, तो अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हाई है तो फिर तो डिग्री ऑफ कंपटीशन लेस हो जाएगा, और अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को यहाँ देखिए कम कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, तो फिर तो डिग्री ऑफ कंपटीशन जो होगा वो मोर हो जाएगा, क्योंकि इनिबिटर बाइंड करेगा अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ इनिबिटर, तो हाँ यही जो पॉइंट हमने आपको बताया कि जो बाइंडिंग एफिनिटी है इनिबिटर की अगर ज़्यादा है तो फिर डिग्री ऑफ इनिबिशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है और यहाँ पर इनिबिटर भी प्रेजेंट है, और ये कंपीट कर रहे हैं आपस में एंजाइम के साथ बाइंडिंग के लिए, तो अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है फिर तो डिग्री ऑफ इनिबिशन लेस होगा, जैसे हमने आपको बताया, और अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इनिबिटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फिर डिग्री ऑफ इनिबिशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। और अगर सबस्ट्रेट की डिग्री ऑफ इनिबिशन की बात करें तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जैसे हमने बताई आपको कि अगर ज़्यादा है तो कम होगा इनिबिशन, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है तो फिर तो डिग्री ऑफ इनिबिशन जो है वो मोर होगा। और अगर हम बात करें कि दोनों ही सेम है, इक्वल हैं, फिर बाइंडिंग एफिनिटी पर डिसाइड करेगी कि हमारा जो इनिबिशन है वो क्या होगा, तो फिर ये एफिनिटी पर डिपेंड करेगा, बाइंडिंग एफिनिटी पर, ठीक है।
अब देखिए, अब आपको समझ आ गया कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, तो उसके कुछ एग्जाम्पल को हम देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल्स होते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। देखिए मीथोट्रिजेट, अगर मीथोट्रिजेट आपने पढ़ा भी होगा कैंसर बायो में, हम मीथोट्रिजेट को स्टडी करते हैं। ऑल्सो कॉल्ड अमीनोप्टेरिन, अमीनोप्टेरिन भी हम इसे बोलते हैं। तो शो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद डाईहाइड्रोफोलेट। देखिए मीथोट्रिजेट जो होता है वो एज ए इनिबिटर वर्क करता है, और ये स्ट्रक्चरल हमने कहा था कि अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन है तो जो हमारा सबस्ट्रेट है उसके साथ कुछ तो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी प्रेजेंट होगी, तभी वो सेम एक्टिव साइट पर बाइंड कर रहा है। तो डाईहाइड्रोफोलेट जो सबस्ट्रेट है उसके साथ जो है वो स्ट्रक्चरल होमोलॉजी शो करता है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट, ये हमारे पास जो रिएक्शन होती है डाईहाइड्रोफोलेट सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, राइट। ये इंपॉर्टेंट, और जो टेट्राहाइड्रोफोलेट होता है उसमें हम इंपॉर्टेंट कोफैक्टर जो हमारे पास DTMP न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो होती है, इंपॉर्टेंट कोफैक्टर जो होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट का, हम उसमें, और जो हमारे पास एंजाइम होता है वो होता है हमारे पास डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक। आप सेकंड एग्जांपल की अगर बात करें तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास होता है मैनिटल, ठीक। मैनिटोल जो होता है वो इनिबिटर की तरह वर्क करता है, और ये स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी सक्सिनेट के साथ शो कराता है। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में, ठीक, और एंजाइम जो हम यहाँ पर स्टडी करते हैं वो होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है एलोप्यूरिनल, ठीक। एलोप्यूरिनल जो होता है इनिबिटर है, ड्रग है जो स्टॉप करती है यूरिक एसिड फॉर्मेशन को, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन स्टॉप कर देती है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चरल होमोलॉजी शो करता है हाइपोजेंथीन के साथ। हाइपोजेंथीन सबस्ट्रेट है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में जेंथीन में, जिसमें यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और अगर इनिबिटर जो हमारे पास ड्रग है एलोप्यूरिनल अगर ये बाइंड कर जाती है तो ये यूरिक एसिड के सिंथेसिस को, यानी कि यूरिक एसिड का फॉर्मेशन स्टॉप कर देती है। और एंजाइम जो होता है वो होता है हमारे पास जेंथीन ऑक्सीडेज, ठीक। अगर हम फोर्थ एग्जाम्पल की बात करें तो फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास आता है सल्फोनामाइड, जिसे हम सल्फर ड्रग भी बोलते हैं। ये यानी कि पाबा आपने सुना होगा, PABA, पाबा सबस्ट्रेट, इसके साथ स्ट्रक्चरल होमोलॉजी शो करता है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में डाईहाइड्रोफोलेट। डाईहाइड्रोफोलेट से फर्दर टेट्राहाइड्रोफोलेट का फॉर्मेशन होता है फोलिक एसिड के सिंथेसिस में, और यहाँ पर जो हम एंजाइम है वो होता है हमारे पास डाईहाइड्रो